रूस के कजान में 16वां ब्रिक्स सम्मेलन। आज मुख्य बैठक में शामिल होंगे पीएम मोदी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति के साथ कल हुई द्विपक्षीय बैठक। आज चीन के राष्ट्रपति के जिनपिंग के साथ होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। विदेश मंत्रालय ने की है द्विपक्षीय बातचीत की पुष्टि। रूस के कजान शहर पहुंचने के कुछ घंटों के बाद पीएम मोदी की पुतिन के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता। आपसी संबंधों के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर की चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से कहा, क्षेत्र में स्थिरता, शांति बहाली को भारत पूर्ण समर्थन देगा। रसिया यूक्रेन के संघर्ष के मुद्दे पर लगातार संपर्क में है। भारत रूस के संबंधों पर बोले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। भारत रूस के संबंध इतने मजबूत कि इन्हें किसी अनुवाद की आवश्यकता नहीं। बिना अनुवाद के इसे समझना संभव। पुतिन से मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी का डायलॉग और डिप्लोमेसी पर जोर होगा। कहा, रशिया यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए भारत हर संभव प्रयास करेगा। पुतिन ने ब्रिक्स नेताओं के लिए आयोजित रात्रि भोज में पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए पुतिन को बधाई दी। ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बातचीत। चाबहार पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर भी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच पश्चिम एशिया के हालात पर हुई चर्चा। पीएम ने बिगड़ते हालात पर चिंता जाहिर की। डायलॉग और डिप्लोमेसी पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति की तकरीबन 45 मिनट के आसपास बातचीत चली है। मुलाकात के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने कहा, अच्छी रही हम दोनों की मुलाकात। पीएम मोदी का रूस के कजान में भव्य स्वागत हुआ। रूस के लोगों पर चढ़ा भारतीय रंग। प्रवासी भारतीयों में पीएम के स्वागत को लेकर गजब का उत्साह। एलएसी पर गतिरोध खत्म होने पर नौसेना के वाइस चीफ कृष्णा स्वामीनाथन ने जताई खुशी। कहा, ये सभी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले हैं। किसी समझौते पर पहुंचना पर इतना आसान नहीं होता। प्रियंका गांधी आज वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए दाखिल करेंगी नामांकन। सोनिया, राहुल, खरगे रहेंगे मौजूद। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर होंगे शामिल। नामांकन से ठीक पहले प्रियंका गांधी का भव्य रोड शो का आयोजन है। जनसभा को भी संबोधित करेंगी। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। वायनाड में बुजुर्ग महिला से उनके घर पर जाकर मिली प्रियंका गांधी। बुजुर्ग ने मिलने की खुशी जताई और उन्होंने पहले इच्छा भी जाहिर की थी। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता प्रियंका का जोरदार स्वागत किया। वायनाड लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी नव्या हरिदास ने कहा, प्रियंका को अपने परिवार की वजह से मौका मिला है। मैं अपने दम पर यहां तक पहुंची हूं। नामांकन के लिए कल वायनाड पहुंच गई थी प्रियंका। सोनिया और रॉबर्ट वाड्रा भी साथ में हैं। सोनिया, प्रियंका का कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। महाविकास आघाड़ी के सीट बंटवारे का आज ऐलान होना है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि महाविकास आघाड़ी नेता करेंगे साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस। देर रात तक महाविकास आघाड़ी के नेताओं की चली बैठक। करीब 5 घंटे मंथन हुआ। शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के बीच फंसा हुआ था पेच। एबीपी न्यूज के पास एमवीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को 103, 108 और साथ ही शिवसेना ठाकरे को मिलेगी 90 से 95 सीटें। महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग फॉर्मूला। सूत्रों के हवाले से खबर है, महाराष्ट्र में शरद गुट को 80 से 85 सीट, एनसीपी, एसपी और अन्य दल 3 से 6 सीट पर लड़ सकते हैं चुनाव। सूत्रों के मुताबिक मुंबई की 36 सीटों में शिवसेना, यूबीटी 18, कांग्रेस को 14, एनसीपी और एसपी को 2 सीटें होंगी। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को 1-1 सीट दी जाएंगी। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र चुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि हम लंबी रेस के घोड़े हैं और जीतेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का आरोप है कि महाविकास आघाड़ी नेचुरल अलायंस नहीं है, सत्ता के लिए गठबंधन किया है। शिंदे की पार्टी शिवसेना की 45 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी। कोपरी पंचपखाड़ी सीट से सीएम शिंदे लड़ेंगे चुनाव। राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ शिवसेना ने उतारा उम्मीदवार।
शिवसेना शिंदे गुट ने वर्ली से संदीप देशपांडे को बनाया है प्रत्याशी। वर्ली से ही शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे लड़ सकते हैं चुनाव। बीजेपी सांसद नारायण राणे के बेटे नीतेश राणे आज शिवसेना में होंगे शामिल। कुडाल मालवाड़ से लड़ सकते हैं चुनाव। शिंदे की पार्टी को मिली है सीट। बीजेपी छोड़कर अजीत पवार की पार्टी में शामिल हुए पूर्व मंत्री राजकुमार बडोले महायुति की जीत का दावा किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा, सरकार के काम के आधार पर मांगेंगे वोट। हर समुदाय के विकास के लिए कर रहे हैं काम। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे पर साधा जमकर निशाना। कहा, बाला साहब ठाकरे ने कहा था, जिस दिन कांग्रेस में जाऊंगा शिवसेना बंद कर दूंगा। पता नहीं उद्धव जी ने क्या हालत क्यों कर लिया। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की 35 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। बरहेट से हेमंत सोरेन, गांडे से कल्पना सोरेन लड़ेंगे चुनाव। दुमका से बसंत सोरेन, महेशपुर से स्टीफन मारांडी जेएमएम प्रत्याशी होंगे। महागठबंधन में 40 सीटों पर जेएमएम लड़ सकती है चुनाव। झारखंड में 30 सीट पर लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो ने कहा, सभी मौजूदा विधायकों के नाम तय। आलमगीर के बेटे को बना सकते हैं उम्मीदवार। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने जारी की है 6 उम्मीदवारों की लिस्ट। देवघर से सुरेश पासवान होंगे। गोड्डा से संजय प्रसाद यादव और साथ ही चतरा से रश्मि प्रकाश प्रत्याशी बनाई गई। जेल में बंद सुभाष यादव को आरजेडी ने कोडरमा से टिकट दिया। अवैध खनन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने इसी साल मार्च महीने में उनको गिरफ्तार किया था। हेमंत बिस्वा शर्मा ने तेजस्वी यादव पर साधा जमकर निशाना। कहा, हेमंत सोरेन से कई बार मिले तेजस्वी, लेकिन सोरेन मिलने नहीं गए। साफ है तेजस्वी की कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है। पंजाब और बंगाल की विधानसभा सीट पर उपचुनाव। कांग्रेस ने घोषित किए उम्मीदवार। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वंडिंग की सीट गिद्दरबाहा से उनकी पत्नी को टिकट दिया गया। यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर के एनडीए में घमासान। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों को मैनेज करने में जुटी है। जेपी नड्डा, संजय निषाद की बैठक में नहीं निकला कोई भी हल। यूपी उपचुनाव के मसले को हल करने के लिए सुनील बंसल को जिम्मेदारी। आज सुनील बंसल से मिलेंगे संजय निषाद। आज ही बीजेपी जारी कर सकती है प्रत्याशियों की लिस्ट। अररिया में भारतीय जनता पार्टी सांसद प्रदीप सिंह के आवास पर अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया युवक। अब्दुल्ला है आरोपी का नाम। घटना के वक्त सांसद प्रदीप कुमार सिंह सुन रहे थे जनता की समस्याएं। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। अररिया के सांसद प्रदीप सिंह के विवादित बयान पर बोले तेजस्वी यादव। कहा, सीमांचल में गरीबी, लेकिन सांसद कर रहे हिंदू मुसलमान को लड़ाने की साजिश। किशनगंज में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बीच सड़क पर किया हनुमान चालीसा का पाठ। हिंदू स्वाभिमान यात्रा में समर्थकों की भीड़ हटाने का विरोध किया। और जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले को लेकर के गिरिराज का राहुल पर निशाना। कहा, कश्मीर हमले में उनकी जुबान नहीं खुलेगी। वो गजा पर ट्वीट करते हैं, लेकिन बांग्लादेश पर जबान तक नहीं खुलती। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर पूर्व सीएम केसीआर के लिए अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप है। बीआरएस नेताओं ने हैदराबाद के थाने में दर्ज करवाई शिकायत। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने कहा, ब्रजभूषण के खिलाफ जारी है मेरी लड़ाई। कांग्रेस में शामिल होना विनेश का निजी फैसला है। ये कहना गलत। कांग्रेस में शामिल होने के लिए प्रदर्शन किया। कांग्रेस में शामिल होने के लिए प्रदर्शन के आरोपों पर बोली साक्षी मलिक। बीजेपी नेताओं ने दी थी विरोध प्रदर्शन की इजाजत। हमारे पास सबूत भी है, इसमें झूठ कहां है। प्रयागराज में महाकुंभ से ठीक पहले महाराज हर्षवर्धन की मूर्ति शिफ्ट करने पर हंगामा हो गया। एसपी नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। अखिलेश ने लगाया था महाराज के अपमान का आरोप। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में यूपी का दूसरा स्थान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया। यूपी के एसीएस नमामि गंगे और हाउसिंग कमिश्नर ने पुरस्कार लिया। सीएम योगी ने बधाई दी। 2023 में जल संरक्षण जल प्रबंधन की दिशा में किए गए शानदार कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया। पंजाब के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल का बयान आया सामने। दिल्ली में वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी में पंजाब की कोई भूमिका नहीं। एफसीआई और केंद्र सरकार के पाले में डाली गेंद।
हरियाणा के कई हिस्सों में अभी भी जलाई जा रही है पराली। कैथल में पटियाला रोड बाईपास पर पराली जलाने का वीडियो सामने आया है। मामले से प्रशासन बेखबर। हरियाणा के झज्जर में भी जलाई जा रही है पराली। दुबलधन क्षेत्र में पराली जलाने की घटना आई सामने। पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद रुक नहीं रहे मामले। हरियाणा के सोनीपत में पराली जलाने पर 6 किसानों पर एक्शन हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज करके किया गिरफ्तार, लेकिन जमानत के बाद छूटे। कृषि विभाग के 2 कर्मचारी सस्पेंड। यूपी के संभल में भी जलाई जा रही है पराली। प्रशासन ने दिए किसानों पर लगाया 25,000 और 15,000 रुपए का जुर्माना। ग्राम प्रधान को कारण बताओ नोटिस भी चस्पा किया। दिल्ली एनसीआर पोल्यूशन मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पंजाब हरियाणा के मुख्य सचिवों को आज व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश है। मंगलवार को 50 उड़ानों में मिली बम की धमकी। पिछले 9 दिनों में विमान कंपनियों को 600 करोड़ का नुकसान हुआ है। अभी तक सभी धमकियां साबित हुई अफवाह। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में हालात सामान्य हो गए हैं। एहतियातन कैंपस के आसपास पुलिस तैनात है। दिवाली मनाने को लेकर छात्रों के 2 गुटों में झड़प हो गई थी। और एबीवीपी का आरोप है कि दिवाली कार्यक्रम के दौरान रंगोली हटाने और दियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। जामिया के ही ये आरोपी छात्र थे। मुजफ्फरनगर में एआईएमआईएम नेता समेत 19 उपद्रवी गिरफ्तार। विवादित पोस्ट के बाद हंगामा हुआ था। साजिश के पीछे एआईएमआईएम नगर अध्यक्ष आजम और यूथ जिला अध्यक्ष रमीज का नाम सामने आया था। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले की जांच में अनमोल विश्नोई का नाम आया सामने। लॉरेंस विश्नोई के भाई अनमोल विश्नोई का शूटर्स से मिला लिंक। शूटर्स के साथ स्नैपचैट के जरिए संपर्क में था अनमोल। राजस्थान के अजमेर में एनएसयूआई ने दर्ज करवाई राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी पर एफआईआर। फेसबुक यूजर के खिलाफ दर्ज करवाया गया मामला। सोशल मीडिया के जरिए धमकी मिली थी। पुणे की विशेष अदालत में आज राहुल गांधी की पेशी होगी। राहुल पर सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक अभद्र टिप्पणी का आरोप है। कोर्ट ने सावरकर मामले में राहुल गांधी को तलब किया। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट मस्जिद पक्ष की रिकॉल अर्जी पर आज सुनाएगा फैसला। दोपहर बाद आ सकता है फैसला।